हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम CT2। इस पेपर का डिस्कशन आज हमें करना है। इस पेपर में टोटल 18 क्वेश्चन है। जेई एडवांस पैटर्न है। कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल करेक्ट है, कुछ क्वेश्चंस बेसिस बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इक्विवेलेंट कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। रिडॉक्स रिएक्शन दे रखा है। इस रिडॉक्स रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद ए बी एक्स वाई और जेड का वैल्यू आपको निकालना है और इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपको ABCD ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपने ए बी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद ABCD ऑप्शन को चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? हाफ रिएक्शन मेथड। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो NO3 में नाइट्रोजन +5 में है और ये किस में चला गया? नाइट्रस ऑक्साइड। यहां पे ये किस में? +2 में है। तो ये बेसिकली क्या हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये रिड्यूस हो गया। रिड्यूस हो गया तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये खुद रिड्यूस होगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। As2S3 आर्सेनिक सल्फाइड। यहां आर्सेनिक अगर देखें तो आर्सेनिक किसमें है? +3 में है और सल्फर किसमें है? +2 में है। आर्सेनिक किसमें चला गया? +5 में, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। और सल्फर किसमें चला गया? +6 में, -2 से कहां चला गया? +6, 8 इलेक्ट्रॉन लॉस। तो ये बेसिकली ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। और एक ऑप्शन में आपको यही दे रखा है कि NO3- और As2S3 में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एक ऑप्शन तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रेट आयन से क्या बन रहा है? NO। ये हो गया अपने पास ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन हाफ। और सेकंड क्या हो गया? As2S3 से क्या बन रहा है? AsO4 3- प्लस सल्फेट आयन। बाकी यहां पे क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है और एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, इसीलिए H+ आयन का प्रेजेंस है। तो किस तरीके से बैलेंस करते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हटा के बाकी सभी एटम को पहले बैलेंस करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करके। वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद हाइड्रोजन आयन हमें ऐड करने होते हैं। इस तरीके से पूरी रिएक्शन में एटम बैलेंस हो जाते हैं। एटम बैलेंस करने के बाद इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं। तो नाइट्रोजन तो यहाँ पे बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो ये हो गया 2H2O। इधर कितना आ जाएगा? 4H+। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेते हैं। 0 चार्ज है, +3 -1 +3 चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। As2 आर्सेनिक बैलेंस हो गया, सल्फर 3 है, सल्फर बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, 4 × 2 8, 4 × 3 12, 12 + 8 कितना हो गया? 40 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ 40H2 आ जाएगा, यहाँ 80H+ आ जाएगा। सॉरी, 4 × 2 8, 4 × 3 12, 12 + 8 20 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो ये आ गया 20H2O। इधर आ गया 40H+। अभी इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना। इधर 0 चार्ज है, -6 -6 -12 + 40 -28, सॉरी +28, तो 28 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। इधर भी ये न्यूट्रल हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये आपने चार्ज बैलेंस कर लिया, एटम बैलेंस कर लिया। अब ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को कंबाइन करके कंप्लीट रिएक्शन हम बनाते हैं। लेकिन इसको इस तरीके से कंबाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन विल नॉट कैंसिल आउट 28 इलेक्ट्रॉन, और कंबाइंड रिएक्शन में बेसिकली इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और जो रिएक्शन हमें दे रखा है इसमें कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो फाइनली जब रिएक्शंस को कंबाइन करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को, तो कुछ इस तरीके से कंबाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहां से कैंसिल आउट हो जाए। तो इसको 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 28 × 3, 28 × 3, जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से कैंसिल आउट होंगे। तो ये कितना हो गया? 28H+ प्लस 28 NO3-। ये इधर से कितना आ जाएगा? 3, तो 60H2O प्लस 3 As2S3, ये हो गया इधर का। अब राइट साइड में आप देखिए तो 28 NO प्लस 56H2O, इधर से क्या आएगा? 6 AsO4 3- 9 सल्फेट आयन, और बाकी कितना हो गया? 120H+। अब यहां पे आप देख लीजिए H+ इधर भी है, H+ इधर भी है, तो 120H+ में से 20H+ गया, तो यहां कितना बचेगा? 96H+। अगेन वाटर 60 है,
वाटर 56 है, तो यहाँ 4H2 आ जाएगा, बाकी ये बैलेंस्ड है और कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां से आप देखिए कि A का वैल्यू क्या आ रहा है, नाइट्रेट आयन के सामने लगा हुआ A यहां पे आ गया 28, B कितना आ गया, B आ गया अपने पास 3x, आर्सेनेट आयन के सामने कितना लगा हुआ है 6, तो X की वैल्यू आ गई 6, सल्फेट आयन के सामने कितना लगा हुआ है 9, तो Z का वैल्यू आ गया 9, और Y किसके सामने है, नाइट्रस ऑक्साइड के सामने, यहां कितना लगा हुआ है 28। A B X Y Z का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, इस वैल्यू से आप सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं, A B C D कौन सा ऑप्शन यहां पे सही है, ऑप्शन बेसिकली आप ही को चेक करना है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपने पास एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और इस क्वेश्चन में बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का कोई एक रिलेशन आपको दे रखा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से आपको यह निकालना है कि न्यूक्लियस से ऐसा कौन सा डिस्टेंस है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा, और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, dp डिवाइडेड बाई dr इज इक्वल टू 4z क्यूब a नॉट क्यूब 2r माइनस 2z r स्क्वायर a नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस 2zr अपॉन a नॉट। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफरेंशिएट करके एक रिलेशन दे रखा है, और ये बेसिकली 1s ऑर्बिटल का फंक्शन है, और साथ ही साथ ये भी बता रखा है कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, मतलब हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, हीलियम प्लस के लिए वैलिड है, या लिथियम 2 प्लस के लिए वैलिड है, या बेरिलियम 3 प्लस के लिए वैलिड है। हर किसी स्पीशीज में 1 इलेक्ट्रॉन है, और इनके लिए इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पीआर जिसको हम बोलते हैं, इस पीआर का डिफरेंशिएशन करके दे रखा है, डिफरेंशिएटेड फॉर्म में एक फंक्शन दे रखा है। इसका मतलब आपको डिफरेंशिएशन भी नहीं करना है। यहां पर आपसे ये पूछा है कि मोस्ट प्रोबेबल रेडियस क्या हो सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस किसको बोलते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईएस्ट होता है। तो उसको कैसे निकालेंगे, ये जो पीआर का फंक्शन होता है क्या बोलते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप करोगे और इसको 0 पुट करोगे तो बेसिकली ये मैक्सिमम की वैल्यू देगा, और मैक्सिमम मतलब कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईएस्ट हो सकता है उसी रेडियस को हम क्या बोलेंगे, या उसी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। तो ये वैल्यू बेसिकली आपको निकालनी है, और इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमें, dp बाई डी आर। पहला ऑप्शन तो बहुत इजी है, ये तो थ्योरेटिकल ऑप्शन है, ये अभी हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। पहला ऑप्शन है एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन dp बाई डी आर इज 0। एकदम सही बात है, जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होगा वो बेसिकली मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम को आप कैसे निकाल सकते हैं, जो भी फंक्शन आपके पास है उसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करके वैल्यू 0 के इक्वल पुट करो, तो ये बेसिकली यहां पर न्यूक्लियस से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, और इस रेडियस पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होगा, और उस रेडियस का नाम क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। ये ऑप्शन तो सही है। बी और सी देख लेते हैं। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज है यहां पर। मोस्ट प्रोबेबल रेडियस फॉर लिथियम 2 प्लस एंड हीलियम प्लस इज गिवन एज a0 by 3 एंड a0 by 2। ये लिथियम 2 प्लस के लिए है, ये हीलियम प्लस के लिए है। देख लेते हैं मोस्ट प्रोबेबल रेडियस कैसे आएगा, dp बाई डी आर को इक्वल टू 0 पुट करना है, और फिर इसको आपको सॉल्व करना है। तो बताइए, ये अगर 0 के इक्वल आप पुट करोगे तो ये फंक्शन 0 नहीं हो सकता, ये फंक्शन 0 नहीं हो सकता, ये फंक्शन r इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 हो सकता है, वो चेक नहीं करना है। ये फंक्शन बेसिकली 0 आपको पुट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2r माइनस 2z r स्क्वायर डिवाइडेड बाई a नॉट इक्वल टू 0। 2 से 2 गया, r से r गया, या r कॉमन आ जाएगा, r इक्वल टू 0, 1 माइनस 2r, सॉरी zr इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू हम 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि r की वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस, और वो आपको नहीं बताना है। न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होता ही है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है। तो यहां से बेसिकली अपने पास क्या आ जाएगा, a0 डिवाइडेड बाई z इज इक्वल टू r। इस फंक्शन को 0 पुट करना है, तो r इज इक्वल टू कितना हो सकता है, a0 डिवाइडेड बाई z। लिथियम के लिए z कितना होगा, 3, हीलियम प्लस के लिए z कितना होगा, 2।
तो हीलियम प्लस के लिए मैक्सिमम प्रोबेबल रेडियस आपने निकाल लिया, लिथियम 2 प्लस के लिए मैक्सिमम प्रोबेबल रेडियस निकाल लिया, और यही ऑप्शन आपको दे रखा है। तो बी और सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज है। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। केवल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको मिलना चाहिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से हम क्या निकाल सकते हैं? मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। मोस्ट प्रोबेबल रेडियस किसको बोलते हैं? ऐसा रेडियस या न्यूक्लियस से ऐसा डिस्टेंस जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम हो। और वो मैक्सिमम किस तरीके से निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद इसकी वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट करो। यहां से आपके पास r में सॉल्यूशंस आएंगे, और r बेसिकली क्या होगा? रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली ऑर्बिटल आपको दे रखे हैं, और इन ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करने के बाद कोई पर्टिकुलर बॉन्ड यहां पे बनना चाहिए, जैसे कि सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, पाई बॉन्ड हो सकता है, डेल्टा बॉन्ड हो सकता है। और इन्होंने एक सेट बना के दे रखा है कि सिग्मा या पाई या डेल्टा और पाई, या फिर डेल्टा या सिग्मा, ये दोनों बॉन्ड बेसिकली बनने चाहिए। और ऑप्शन आपको दे रखे ए बी सी टी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो, लेकिन इन दोनों ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से या तो सिग्मा पाई बॉन्ड बनना चाहिए, या पाई डेल्टा बनना चाहिए, या सिग्मा डेल्टा बॉन्ड बनना चाहिए। इस पर्टिकुलर सेट में ये दोनों जो बॉन्ड प्रेजेंट है, ये दोनों टाइप के बॉन्ड यहां पे बनने चाहिए। S प्लस पी एक्स, सिमिलरली डी एक्स वाई और पी जेड। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ऑर्बिटल आपको दे रखे हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेटरल ओवरलैपिंग होता है तो पाई बॉन्ड बनता है, और 4 लॉब्स का लेटरल ओवरलैपिंग होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा बॉन्ड। और डेल्टा बॉन्ड केवल कहां बन सकता है? डी ऑर्बिटल में, क्योंकि डी ऑर्बिटल में ही 4 लॉब होती है। तो पहला देख लेते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये x बना दिया, ये y बना दिया, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे होगी? एक्सिस पे होगी। इसी को डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोलते हैं। एक और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मैंने बना दिया, और x एक्सिस से अगर ये आएंगे तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, तो सिग्मा बॉन्ड तो बन गया। सिमिलरली x और y एक्सिस मैंने बोर्ड पे बना रखा है, तो ये एक्सिस कौन सा हो गया? z एक्सिस। तो ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जेड एक्सिस से अगर ये नजदीक आएंगे तो टोटल 4 लॉब इंटरेक्शन होगा। 4 लॉब इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे? डेल्टा बॉन्ड। तो सिग्मा भी बन सकता है, डेल्टा भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहां पे क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ अप्रोच उसको बोलते हैं। तो ये तो हो जाएगा। एस और पी एक्स, एस पाई बॉन्ड तो कभी बना ही नहीं सकता। एस ऑर्बिटल बेसिकली स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल ऑर्बिटल में कभी भी लेटरल ओवरलैपिंग नहीं हो सकता। ये सिग्मा बॉन्ड तो बना सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। और यहाँ पे सिग्मा के साथ पाई है, सिग्मा के साथ डेल्टा है, और यहाँ पे सिग्मा है ही नहीं। सिग्मा के साथ पाई या डेल्टा हमेशा दे रखा है, तो वो ऑर्बिटल वो टाइप का जो बॉन्ड है वो एस ऑर्बिटल बना ही नहीं सकता है। डी एक्स वाई, ये भी बहुत ईजी है। ये एक्स और वाई, डी एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होती है एक्सिस के बीच में, क्या बोला जाता है इनको? नॉन एक्शियल ऑर्बिटल या नॉन एक्शियल सेट। एक और डी एक्स वाई बना देता हूं मैं यहां पे। और अगर ये एक्स एक्सिस से अप्रोच करेंगे तो बेसिकली लेटरल ओवरलैपिंग होगा, तो पाई बॉन्ड बनेगा। और सिमिलरली वापस से देखो, एक्स और वाई एक्सिस जेड बोर्ड पे बना रखे हैं, तो बोर्ड के जो परपेंडिकुलर ये एक्सिस है, ये कौन सा है? जेड। या डी एक्स वाई, दोनों को जेड एक्सिस से अगर अप्रोच करेंगे तो डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो पाई और डेल्टा बन सकता है। सी ऑप्शन भी करेक्ट है। पीजेड और पीजेड, ये तो बहुत इजी है। लेट अस से कि ये जेड एक्सिस है, तो ये क्या हो गया? पीजेड। जेड एक्सिस के अलोंग अगर ये आएंगे तो हेड ऑन ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली लेट अस से कि ये जेड है, ये एक्स है, तो ये क्या हो गया? पीजेड। ये क्या हो गया? पीजेड। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आएंगे तो लेटरल ओवरलैपिंग होगा, पाई बॉन्ड बन सकता है। तो यहां पर बेसिकली करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया अपने पास? ए, सी और डी। और बी ऑप्शन वैसे ही इनकरेक्ट है, क्योंकि एस ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, मतलब पाई बॉन्ड या डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 4 रियल गैसेस से रिलेटेड है, और बेसिकली कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। यहां पे जो क्वेश्चन है
वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z के लिए आपको दिया हुआ है, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का प्रेशर P के साथ एक ग्राफ आपको पता है, उसमें लोअर प्रेशर रीजन में क्या रिलेशन आता है, हायर प्रेशर रीजन में क्या रिलेशन आता है, और Z वर्सेस P का जो ग्राफ है एक पर्टिकुलर वैल्यू पे Z इक्वल टू 1 को भी टच करता है। ये Z इज इक्वल टू 1 है, ये Z इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है, ये लेस देन 1 है। किसी रियल गैस के लिए ग्राफ इस तरीके से होता है, यहाँ Z लेस देन 1 होता है, यहाँ Z ग्रेटर देन 1 होता है। Z का वैल्यू क्या होता है, V रियल डिवाइडेड बाई V आइडियल। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो V रियल V आइडियल से ज्यादा है। वॉल्यूम अगर रियल गैस का ज्यादा है तो यहां पर बेसिकली वॉल्यूम ज्यादा कब हो सकता है, जब मॉलिक्यूल्स दूर होंगे। दूर कब हो सकते हैं, जब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करे। सिमिलरली इस पॉइंट पे क्या है, Z इज इक्वल टू 1 है। Z इज इक्वल टू 1 मतलब रियल और आइडियल गैस दोनों का वॉल्यूम बराबर है। आइडियल गैस के बारे में आपको पता है कि यहां पे नेट अट्रैक्शन फोर्स कितना होता है, 0। तो अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्शन, इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइडियल गैस में नहीं होता। यहां पर बेसिकली Z की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, तो यहां पे जो रियल गैस है इसका वॉल्यूम आइडियल गैस से कम होगा। यहां से रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, बस इसको लेस देन 1 पुट करना पड़ेगा। V रियल कम है, इसका मतलब कि रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ये बहुत पास में है, और बहुत पास में तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होंगे। अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट। अगेन रियल गैस के बारे में और क्या पूछा जा सकता है कि किसको आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है। तो कौन सी गैस को आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। लिक्विफाई करने के लिए गैस के मॉलिक्यूल को पास लाना पड़ेगा, तो पास लाने के लिए अट्रैक्टिव फोर्स होने चाहिए। तो अट्रैक्टिव फोर्स कहां डोमिनेट करते हैं, Z लेस देन 1 में। तो यहां पर गैस को इजीली लिक्विफाई किया जा सकता है, और यहां पर इजीली लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। तो रियल गैसेस के लिए Z वर्सेस P का ग्राफ हमने वापस से बना लिया, और ये पता कर लिया कि कौन से सेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होते हैं, कौन से सेक्शन में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होते हैं, कौन सी गैस को आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है और कौन सी गैस को आसानी से लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। अब आप इसके ऑप्शंस चेक कीजिए। यहां पर बेसिकली कुछ पॉइंट बना के दे रखे हैं, A B C D E। अब पहला ऑप्शन क्या है, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन। पहले ऑप्शन में कि A और C में रिपल्सिव टेंडेंसीज हैं बट अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट है। तो A और C पॉइंट अपने पास का है, अट्रैक्टिव फोर्सेस जहां डोमिनेंट होते हैं, तो A ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। यहां पर बेसिकली जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होगा ये ग्राफ उतना ही ज्यादा नीचे आएगा। इस तरीके से Z का वैल्यू उतना ही लेस देन 1 होगा, और अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होते हैं। इसके लिए वंडर वॉल कांस्टेंट हम क्या इंडिकेट करते हैं, A का वैल्यू जितना ज्यादा होगा इस ग्राफ का डिप उतना ही ज्यादा होगा। ये ग्राफ बेसिकली उतना ही नीचे आता है। ऑप्शन बी में आप देखिए, मैक्सिमम अट्रैक्टिव टेंडेंसी इज एट पॉइंट बी। बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट बी ऐसा है जहां पे डिप सबसे ज्यादा है। डिप सबसे ज्यादा है तो यहां पर Z का वैल्यू लेस देन 1 होगा। सबसे ज्यादा यहां पे Z का वैल्यू 1 से कम आएगा। 1 से कम अगर आएगा तो रियल गैस का वॉल्यूम कब होगा, रियल गैस का वॉल्यूम कब हो सकता है, जब अट्रैक्टिव टेंडेंसीज या अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करे। तो मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स कहां डोमिनेट करेंगे, बी पॉइंट पे। ये भी सही है। सी पॉइंट आप देखिए, ये क्वेश्चन बेसिकली पूरे थ्योरेटिकल पॉइंट्स को रिवाइज करने के लिए है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे। पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू कर्व बॉयल्स टेम्परेचर इन द लो प्रेशर रीजन हैज अट्रैक्शन टेंडेंसीज इज इक्वल टू रिपल्शन टेंडेंसीज। बिल्कुल सही है। Z इज इक्वल टू 1 होता है बॉयल्स टेम्परेचर पे, तो Z इज इक्वल टू 1 अगर हो गया तो V रियल और V आइडियल दोनों इक्वल हो जाएगा। तो रियल गैस एक तरीके से क्या हो गया, आइडियल गैस, और आइडियल गैस में नेट अट्रैक्शन फोर्स कितना होना चाहिए, 0। या उसको और क्या बोल सकते हैं कि रिपल्सिव फोर्सेस आर इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। सी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में क्या है, एट पॉइंट E द गैस इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। बिल्कुल सही बात है। E जो पॉइंट है ये कहां पे है, जहां रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करते हैं, जहां पर Z इज इक्वल टू या Z ग्रेटर देन 1 है। तो Z अगर ग्रेटर देन 1 है तो रियल गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, और वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा है तो इस गैस को लिक्विफाई करना इम्पॉसिबल है। ये फोर्थ क्वेश्चन भी आपने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आयनिक से रिलेटेड है, और बेसिकली ये बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है तो विद इन 15 to 20 सेकेंड आप इसका आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2O, तो H2O का सेल्फ डिसोसिएशन जब होता है तो क्या बनता है H प्लस OH माइनस। अब कोई भी अपने पास प्योर वाटर का सैंपल है, अब देखना इसमें प्योर वाटर का अगर सैंपल है तो 1 लीटर अज्यूम करो, 2 लीटर अज्यूम करो, हाफ लीटर अज्यूम करो, कुछ भी यहाँ पे सैंपल का वॉल्यूम आप अज्यूम करो, लेकिन उसका मोलैरिटी कितनी आती है 55.55 मोलर। और शुरुआत में टाइम टी इक्वल टू 0 पे H प्लस और OH माइनस कितने हो गए 0। कुछ समय के बाद यहां से कितना डिसोशिएट होता है वो आपको पता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का जब सेल्फ डिसोसिएशन होता है तो H प्लस कितना होता है 10⁻⁻7 मोलर, यहाँ पे कितना होगा 10⁻⁻7 मोलर। तो बेसिकली यहां से 10⁻⁻7 मोलर H2O की कॉन्सेंट्रेशन डिसोशिएट हुआ होगा और 10⁻⁻7 मोलर 55.55 मोलर के रेस्पेक्ट में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। Degree of dissociation of H2O is less than 1.8 into 10⁻⁻7 परसेंटेज। और कौन से केस में ऐसा हो सकता है, A B C D 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ये ऑप्शन में लिख देता हूं। 10⁻⁻6 मोलर HCl, 10⁻⁻2 मोलर NH4OH, 10⁻⁻7 मोलर NaOH और 10⁻⁻6 मोलर H2SO3। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बताइए जब वाटर का सेल्फ डिसोसिएशन होता है तो H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10⁻⁻7 मोलर। अब ये तो कॉन्सेंट्रेशन है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे आता है, मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन में मोलैरिटी कितना होगा 55.55 मोलर। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कितना होता है मोल, तो मोल भी इतने ही आएंगे। तो इनिशियल मोल इसके कितने हैं 55.55 और कितना मोल यहाँ पे डिसोशिएट हुआ 10⁻⁻7। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻9। और अगर आप इसे परसेंटेज में देखोगे तो 1.8 इंटू 10⁻⁻9 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1.8 इंटू 10⁻⁻7 परसेंटेज। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वाटर के लिए। जब वाटर का सेल्फ डिसोसिएशन होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में है और ये एक्चुअल वैल्यू में है। अब आपसे यहाँ पे ये पूछा है कि 1.8 इंटू 10⁻⁻7 परसेंटेज से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कब कम हो सकता है, जब वाटर में आप A, B, C और D कौन से एसिड को या कौन से बेस को आप ऐड करोगे। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। बताइए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको कम करना है तो इस इक्विलिब्रियम को कहां लेके जाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में कब जा सकता है, जब आप सॉल्यूशन में ऑलरेडी H प्लस या OH माइनस इंसर्ट कर दो। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन आयन इफेक्ट। सॉल्यूशन में अगर कोई एक ऐसा कॉमन आयन इंसर्ट कर दे जो बेसिकली प्रोडक्ट के साथ कॉमन है तो प्रोडक्ट में ये जो भी स्पीशीज है इनके मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे। मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब होगा और आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब नहीं हो सकता, तो ये बेसिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ताकि H2O का डिसोसिएशन कम हो। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जितने भी स्पीशीज आपको दे रखे या तो ये एसिड है या बेस है, इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपको कुछ भी दे रखा हो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वीक एसिड हो, या स्ट्रॉन्ग बेस हो चाहे वीक बेस हो, लेकिन ये सभी H प्लस या OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज करेंगे। और H प्लस या OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कांस्टेंट रखने के लिए ये इक्विलिब्रियम बेसिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे वाटर का जो डिसोसिएशन है वो नॉर्मली जितना होता है उससे कम होने वाला है। और यही हमें पता है कि कॉमन आयन इफेक्ट जब होता है तो इक्विलिब्रियम बेसिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है और इसका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन कम होता है। तो सारे ही ऑप्शन सही है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल था। और यही मैंने बताया था कि अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे गैस कर सकते हैं या कॉमन आयन इफेक्ट आपको पता है तो बहुत इजीली आप आंसर बता देते हैं। 15 to 20 सेकंड में आप बस ये नोटिस करते हैं कि हर कोई आपको क्या दे रखा है, एसिड या बेस, मोलैरिटी चाहे कुछ भी हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, लेकिन ये H प्लस और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे। प्रोडक्ट की स्पीशीज अगर इंक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कांस्टेंट रखने के लिए ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और बेसिकली H2O का डिसोसिएशन कम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में A2 गैस प्लस B2 गैस, इससे क्या बन रहा है AB गैस। अभी इंडिपेंडेंट सिचुएशन है और इसके बाद यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का सिचुएशन भी आने वाला है। तो पहले केस में क्या दे रखा है कि A2 प्लस B2 गैस से 2AB गैस बन रहा है और इन दोनों के इनिशियल मोल गिवन है। AB इनिशियली कितना प्रेजेंट है 0, टाइम t इक्वल टू 0 पे।
जब इक्विलिब्रियम यहाँ पर सेटल होता है तो ए बी कितना बन जाता है 0.3। तो आपको पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि A2 और B2 के मोल इक्विलिब्रियम पे कितने हो सकते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे आपको इसके मोल पता चल गए तो आप इस इक्वेशन के लिए Kp या Kc का वैल्यू बता सकते हो। इनफैक्ट आपको केवल क्या देखना पड़ेगा, या तो Kp कैलकुलेट कर लो या Kc कैलकुलेट कर लो। उसके बाद ये जो सेकंड क्वांटिटी है वो रिलेशन से आ सकता है, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेस्ट टू पावर डेल्टा Ng। यहां पर डेल्टा Ng का वैल्यू क्या होगा, गैस के मोल का जो डिफरेंस होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 2 -1 कितना हो गया 0। तो Kp और Kc का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। और यहां पे मोल दे रखा है, कंटेनर का जो वॉल्यूम है ये भी आपको नहीं बता रखा है। कंटेनर का वॉल्यूम अगर आपके पास पता नहीं है तो कॉन्सेंट्रेशन आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू को यूज करना पड़ता है Kc जब निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल पे काम नहीं चलता है। तो यहां पर बेसिकली कंटेनर का वॉल्यूम अगर नहीं दे रखा है तो हम चाहे तो अज्यूम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले देखेंगे कि अगर अज्यूम करेंगे तो क्या आंसर पे कोई इंपैक्ट तो नहीं होगा। ये सिचुएशन नंबर 1 है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि A2 प्लस B2 से ये जो 2AB बन रहा है इसमें साइमल्टेनियसली आपने ऐसा क्या किया कि C2 गैस को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये C2 भी A2 को कंज्यूम करेगा, B2 भी A2 को कंज्यूम करेगा। तो बेसिकली दो रिएक्शंस या दो इक्विलिब्रियम यहां पर सेटल होंगे। और ये जो सेकंड इक्विलिब्रियम है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बताना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, A2, C2 और AC इन तीनों का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हमें पता करना होगा। तो सबसे पहले तो हम इस फर्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पे आते हैं। यहां से हम जो Kp और Kc का वैल्यू मिलेगा वो बेसिकली Kp और Kc की वैल्यू इस सेकंड सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं। और ये Kp और Kc का वैल्यू किसका होगा, फर्स्ट इक्विलिब्रियम का। यहां पर बेसिकली सिचुएशन अलग होगी, A2, B2 या AB का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केवल कौन चेंज कर सकता है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर इन दोनों सिचुएशन में हमने 300 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखा है। तो सबसे पहले तो यहां पे आते हैं। अब मोल दे रखे हैं, वॉल्यूम नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेशन आप बता नहीं सकते। कॉन्सेंट्रेशन नहीं बता सकते तो Kc नहीं आ सकता। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि वॉल्यूम अगर नहीं दे रखा है तो अज्यूम कर लो, तब भी Kc का वैल्यू आ जाएगा। किस तरीके से, Kc अपने पास क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स आपको पुट करनी पड़ेगी। तो इसकी जो भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मोल अपॉन वॉल्यूम रेज़ टू पावर 2। सिमिलरली इनका भी क्या होगा, मोल अपॉन वॉल्यूम रेज़ टू पावर 1, मोल अपॉन वॉल्यूम रेज़ टू पावर 1। तो ये जो वॉल्यूम वाली टर्म है ये तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहां बेसिकली जो आपके पास स्पीशीज के मोल है, इन मोल से ही हम क्या निकाल सकते हैं, Kc का वैल्यू। और Kc का वैल्यू आने के बाद Kc और Kp की वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि डेल्टा Ng का वैल्यू क्या दे रखा है, 0। तो बताइए 0.3 इसके मोल है इक्विलिब्रियम पे, तो A2 और B2 का कितना हो सकता है। तो सिंपल आप इसे अप्रोच करो, 0.2 माइनस एक्स, लेटर से कि इसके x मोल का डिसोसिएशन होगा, इसके 1 मोल का डिसोसिएशन होता तो इसके भी 1 मोल का ही डिसोसिएशन होता है। तो ये भी कितना आएगा 0.2 माइनस एक्स, और ये कितना आ जाएगा 2x। और 2x की वैल्यू क्या दे रखी है 0.3, x इज इक्वल टू हो गया 0.15। तो बताइए Kc कितना होगा, इन टर्म्स ऑफ मोल लिख लेते हैं। वॉल्यूम यहाँ पे जो टर्म आती है कॉन्सेंट्रेशन में वो कैंसिल आउट होने वाली है, वो अभी हमने प्रूव कर लिया था। तो बताइए AB के मोल कितना है 2x, दैट मीन्स 0.3 है रेज़ टू पावर 2। इनके कितना है 0.2 माइनस एक्स, 0.2 माइनस 0.15, 0.05 है, 0.05 है। इसको इस तरीके से लिख देता हूं मैं, ये कितना टाइम्स, 6 टाइम्स, ये भी 6 टाइम्स। तो 6 इंटू 6 36 हो गया Kc का वैल्यू। और यही वैल्यू होगा Kp का, डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है इसलिए। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए Kp का वैल्यू आ गया 36, और इस इक्वेशन के लिए Kp का वैल्यू हमसे नहीं पूछा है। ये जो सेकंड इक्वेशन है A2 प्लस C2 दैट इज इक्वल टू 2Ac, इसके लिए Kp का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट सिचुएशन इन्होंने क्या बनाया कि अब ये जो कंटेनर है जिसके अंदर इनिशियली 0.2 मोल A2 प्रेजेंट था, इसमें आपने क्या किया 0.2 मोल B2 भी इंसर्ट किया और 0.1 मोल C2 भी इंसर्ट किया। तो C2 भी A2 के साथ रिएक्शन करेगा, B2 भी A2 के साथ रिएक्शन करेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग AC और AB का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जनरेट होगा, और जितना भी कॉन्सेंट्रेशन जनरेट होगा उससे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इसका तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप निकाल चुके हो 36, वो वेरी नहीं कर सकता। तो बताइए 0.2 में से कितना जाएगा x, तो यह 0.2 में से कितना जाएगा x, तो ये कितना बनेगा 2x। 2x इज इक्वल टू व्हाट,
0.24, लेकिन अभी ये इंफॉर्मेशन अधूरा है क्योंकि A2 में से X यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे भी ये कंज्यूम होगा। लेट अस से कि यहाँ कितना कंज्यूम हुआ Y, तो 0.1 में से भी कितना जाएगा Y अगर कंज्यूम हो रहा तो ये कितना बनेगा 2Y इक्विलिब्रियम पे। तो बताइए 0.2 में से Y भी कंज्यूम हो रहा है, 0.2 में से X भी कंज्यूम हो रहा है, तो ये साइमल्टेनियसली जब एक फ्लास्क में इक्विलिब्रियम सेटल होगा तो A2 का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 0.2 माइनस एक्स माइनस वाई, इधर भी क्या होगा 0.2 माइनस एक्स माइनस वाई। ऐसा नहीं है कि सेपरेट फ्लास्क में आप ये रिएक्शन करवा रहे हो, एक ही फ्लास्क में दोनों रिएक्शंस या दोनों इक्विलिब्रियम सेटल हो रहे हैं, ये सब हटा देते हैं। अब बताइए x की वैल्यू तो चलो आपके पास आ जाएगी, लेकिन y की वैल्यू कहां से आएगी, तो इक्विलिब्रियम 1 से आएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम 1 के लिए kp की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल के रखी है। अगेन kc के टर्म्स में ही कर लेते हैं, kc इज इक्वल टू kp होगा, क्योंकि डेल्टा mg का वैल्यू क्या है 0। kc निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम फ्लास्क का गिवन है क्या, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तब भी अपना काम चल रहा है, क्योंकि जो वॉल्यूम वाली टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे जो मोल दे रखे हैं, मोल से ही हम केसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया था अभी। तो बताइए केपी का वैल्यू कितना है 36, या केसी का वैल्यू आप उसको बोल सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं, सेकंड इक्वेशन के लिए केपी अभी निकालना है। 2ab क्या कॉन्सेंट्रेशन उसका, या क्या मोल है 0.24 रेस्ट टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2x का वैल्यू 0.24 है, तो x का वैल्यू कितना हो गया 0.12, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 माइनस 0.12 0.08, और ये हो गया 0.08 0.2 माइनस x माइनस y रेस्ट टू पावर 1, ये 36 है। सॉल्व करो 0.24 0.08 माइनस y इंटू 0.08, ये 3 टाइम्स, ये 12 टाइम्स, और 0.2 डिवाइडेड बाई 12 से ये कितनी बार कट गया 0.2 टाइम्स, तो 0.02 आ जाएगा ये। 0.08 माइनस y इज इक्वल टू 0.02, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 0.06। तो आपको ये भी पता चल गया कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में, ये सब हटा रहा हूं मैं, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में जो सेकंड इक्विलिब्रियम है इसमें A2 कितना कंज्यूम होगा 0.06 मोल, तो C2 भी कितना कंज्यूम होगा 0.06 मोल। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी 0.08 यहां पे कंज्यूम हुआ, 0.06 यहां पे कंज्यूम हो गया, टोटल कितना कंज्यूम हो गया 0.012 कंज्यूम हुआ था, तो 0.012 0.06 0.18, तो ये बच गया 0.02 0.1 माइनस 0.06, ये हो गया 0.04, और ये कितना हो गया 2y, ये हो गया 0.12। तो बताइए kp बोलो या kc बोलो, एक ही आंसर आएगा। डेल्टा ng का वैल्यू अभी भी 0 ही है सेकंड इक्विलिब्रियम में, और मोल से ही अपना आंसर आ सकता है, वॉल्यूम की जरूरत है नहीं, वो हमने पहले ही प्रूव करके रखा है। AC कितना है 0.12 मोल रेस्ट टू पावर 2, और A2C2 कितना है 0.02 0.04 रेस्ट टू पावर 1 रेस्ट टू पावर 1, तो 0.12 0.12 0.02 0.04, ये 3 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, 3 इंटू 6 18 आ गया इसके लिए kp, और वही kc का वैल्यू भी होगा। अब यहां पे ऑप्शन देख लेते हैं हम, ऑप्शन क्या है 46 में फर्स्ट ऑप्शन है कि kp का वैल्यू 9 है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया। बी पे आता है, मोल्स ऑफ Fe एट इक्विलिब्रियम इज 0.06 मोल। मोल्स ऑफ Fe कितने अपने पास 2y की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 0.06 इज इक्वल टू 0.12, तो बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। सी ऑप्शन आप देखिए, वैल्यू ऑफ kp इज 18, सी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन वैल्यू ऑफ Fe या मोल्स ऑफ Fe एट इक्विलिब्रियम इज 0.12, तो डी ऑप्शन भी यहां पे करेक्ट है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। फर्स्ट सिचुएशन से जो आपको दे रखा था A2 प्लस B2 दैट इज इक्वल टू 2AB, यहां से A2 प्लस B2 इज इक्वल टू 2AB का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP आपने निकाला, उसी को हम KC भी बोल सकते हैं। फिर इन्होंने सिचुएशन चेंज किया कि A2 और ये B2 का मिक्सचर है, इसमें C2 भी आप इंसर्ट कर दो, तो बेसिकली दो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होंगे, A2 प्लस B2 इज इक्वल टू 2AB और A2 प्लस C2 इज इक्वल टू 2AC। अब इस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में आपको निकालना है कि ये जो सेकंड इक्विलिब्रियम है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑलरेडी हमने निकाल रखा था, और सिचुएशन चाहे कैसा भी हो, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता अनटिल अनलेस आप टेम्परेचर को चेंज करो।
6 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए और अभी तक फिजिकल वाला पार्ट था तो क्वेश्चंस काफी लेंथी थे, अब क्वेश्चंस थोड़े से शॉर्ट हैं। 7th क्वेश्चन आप देखिए, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ मस्ट बी इक्वल। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके मैं ऑप्शन भी बना देता हूं और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि इस तरीके से जब क्वेश्चन आता है ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ मस्ट बी इक्वल, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन आपने रेजोनेंस में सॉल्व भी किए हैं, तो वहां से भी हमें पता चलता है कि यहां बेसिकली क्या ट्रिक होती है। रेजोनेंस जब होता है तो सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होता है, डबल सिंगल में कन्वर्ट होता है, तो बेसिकली हर किसी बॉन्ड पे कैसा कैरेक्टर आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। अब हर किसी बॉन्ड पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है तो आप ऐसे मत बोल देना कि सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों इक्वल हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं, ये क्या हो गया, ब्यूटाडाइन, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, या नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। सिमिलरली ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4। 1 2 वाला जो बॉन्ड है ये डबल है, 3 4 वाला बॉन्ड भी डबल है और 2 3 वाला बॉन्ड सिंगल है। अब रेजोनेंस से तो आप क्या बोलोगे कि 1 2 बॉन्ड और 2 3 बॉन्ड ये इक्वल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? उसका रीजन क्या है कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनाई है, ये मैं अज्यूम कर लेता हूं कि सभी बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड जब कैरेक्टर आएगा तो ऐसा नहीं है कि हर किसी का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होगा। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होगा तभी बॉन्ड लेंथ इक्वल हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसका रीजन क्या है कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसकी स्टेबिलिटी बेसिकली ज्यादा है और इन दोनों की स्टेबिलिटी कम है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड अगर अपन बनाना चाहते हैं तो उसमें इस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, इन दोनों स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन कम होगा। इस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन अगर ज्यादा होगा तो रेजोनेंस हाइब्रिड में बेसिकली यही शक्ल आपको ज्यादा दिखाई देगी। और इसमें आप देख लीजिए कि 1 2 वाले पे जो कैरेक्टर है वो डबल की तरफ ज्यादा है, 2 3 वाले पे जो कैरेक्टर है वो सिंगल की तरफ ज्यादा है, तो बेसिकली ये डबल बॉन्ड की तरफ ही रहेगा। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो विदाउट रेजोनेंस कितना होता है 2.0, लेकिन विद रेजोनेंस कितना होगा, डबल से कहा जाएगा सिंगल की तरफ, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, कम होके कितना हो जाएगा 1.9, इससे कम नहीं होगा, क्योंकि इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा है और इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की शक्ल रेजोनेंस हाइब्रिड में आपको दिखाई देने वाली है। विदाउट रेजोनेंस इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.0, विद रेजोनेंस कितना होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1.1 चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 और 1.5 दोनों का इक्वल आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा केवल एक ही सिचुएशन में हो सकता है जब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। जैसे कि ये एग्जांपल आप देखो, कार्बोक्सिलेट आयन है, ये इसकी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। जब इन दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल है तो रेजोनेंस हाइब्रिड में इन दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा। कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा तो यहां पर परफेक्ट एवरेज हम ले सकते हैं। तो बताइए ये बॉन्ड ऑर्डर कैसा है, सिंगल है, ये कैसा है, डबल है। डबल प्लस सिंगल कितना हो गया 3, 3 डिवाइडेड बाई 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ये बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1.5। सिमिलरली 2 + 1 3, 3 डिवाइडेड बाई 2, ये बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आएगा 1.5। तो ये जब दोनों बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ रहा है तो दोनों बॉन्ड बेसिकली सेम है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है, दोनों की बॉन्ड लेंथ इक्वल है। लेकिन ऐसा कब हो सकता है, जब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत सिंपल आंसर आ गया कि जहां पर भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वहां पर ये जो सिंगल बॉन्ड है, अब वो कार्बन कार्बन का हो या कार्बन ऑक्सीजन का हो, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, उनका लेंथ और ऑर्डर इक्वल हो जाता है। और कौन सा सिंगल बॉन्ड और कौन सा डबल बॉन्ड, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको भी आपने इस तरीके से कर लिया। तो आपको पता ही है कि बेंजीन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है 2, और बेंजीन की जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो एग्जैक्टली इक्विवेलेंट ही होती है। तो यहां पर बेंजीन में ना तो कोई सिंगल बॉन्ड होता है ना कोई डबल बॉन्ड होता है, सारे कार्बन कार्बन में एक ही बॉन्ड होता है और उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड। और उसका एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर भी हम बता सकते हैं। इस तरीके से आपको अंदाजा नहीं लगाना पड़ेगा, एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर भी आप बता सकते हो। एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ये 2 और इसी पर फोकस किया, 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 1.5। इस बॉन्ड पे फोकस किया, सिंगल बॉन्ड ऑर्डर है, डबल बॉन्ड ऑर्डर है, तो टोटल कितना हो गया 3, एवरेज कितना आ जाएगा 1.5। सारे बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे इक्वल होते हैं।
तो बताइए ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कहां पे इक्वल हो सकती है? जहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने। तो ए ऑप्शन में ऐसा होगा, बी ऑप्शन में ऐसा नहीं होता। नैप्थलीन की 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है जिसमें से एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है। नैप्थलीन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप बनाना। सी, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइन है, इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना के देख लो, ये देख लो एग्जैक्ट इक्वल बन रही है। टोटल इसकी 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे, सारी की सारी इक्वल होंगी। तो सी में भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इक्वल होगा। और डी एंथ्रासीन, एंथ्रासीन में भी सारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इक्वल नहीं होता है। इक्वल नहीं होता है तो सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल और डबल बॉन्ड इक्वल नहीं आएंगे। 8th क्वेश्चन में एसिडिक स्ट्रेंथ हमें कंपैरिजन करना है। 2 स्ट्रक्चर बना के दे रखा है और इन दोनों स्ट्रक्चर में 4 एसिडिक प्रोटॉन इंडिकेटेड है, ए, बी, सी और डी। इन सभी एसिडिक प्रोटॉन के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ का रिलेशनशिप आपको दिया हुआ है और ये चेक करना है कि कौन सा रिलेशनशिप यहां पे सही हो सकता है। तो ऐसा करते हैं कि ए बी सी डी में एक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम बता देते हैं, उसके बाद आप चेक कर लेना कि कौन सा रिलेशनशिप यहां पे सही है। तो यहां देखिए दोनों जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सिमिलर है, केवल यहां पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट है और यहां पे एक एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहां कीटो और एस्टर ग्रुप की वजह से एबीसीडी की एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा ये हमें चेक करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ हम किस तरीके से चेक करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? एनाइन। एनाइन को कौन स्टेबलाइज करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां पे प्रेजेंट होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ज्यादा होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिकली ज्यादा आएगा। कॉन्जुगेट बेस किस तरीके से बनाते हैं? H+ को यहां से रिमूव कर लो, उसके बाद जो एनायन बनता है उसको कॉन्जुगेट बेस हम बोलते हैं। तो ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब बताइए कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा? तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ए और सी में जो कॉन्जुगेट बेस है वो बी और डी से ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ए और सी में जो एनायन बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है। नेगेटिव गैप पाई, गैप पाई, 2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है। एक पाई बॉन्ड कौन सा है? कार्बन कार्बन। सेकंड पाई बॉन्ड कौन सा है? कार्बन ऑक्सीजन। सिमिलरली नेगेटिव गैप पाई, गैप पाई, ज्यादा रेजोनेंस है। ए और सी में कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ए और सी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बी और डी का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। बी और डी में आप देख लीजिए नेगेटिव गैप एंड पाई, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है। अब आती है ए और सी में ज्यादा एसिडिक कौन हो सकता है? तो उसके लिए अब इन दोनों ग्रुप पे ध्यान देना पड़ेगा, कीटो और एस्टर पे। अब यहां देखना नेगेटिव गैप पाई ये इस तरीके से रेजोनेंस कर रहा है और इसके रेजोनेंस को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। नेगेटिव यहां पे 1 टाइम रेजोनेंस इस तरीके से कर रहा है और बेसिकली कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इसका स्टेबिलिटी यहां पे मैक्सिमम होगा। या इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो कीटो ग्रुप है इसका -m एस्टर ग्रुप से ज्यादा होता है। इसका -m इसके कंपैरिजन में कम है और कीटो ग्रुप का जो -m है एस्टर ग्रुप के रेस्पेक्ट में ज्यादा है। -m ज्यादा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसका क्या होगा? ज्यादा। अब किस तरीके से इसका -m ज्यादा होता है वो भी आप वापस से चेक कर सकते हो। ये बेसिकली एस्टर ग्रुप में क्या होगा? ये एस्टर ग्रुप है और ये इस तरीके से लगा हुआ, इधर कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है, तो ये जितने कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है इसका -m उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि एस्टर ग्रुप में इंटरनली एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। ये ऑक्सीजन एटम जब इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो कार्बन कार्बन के पाई बॉन्ड को ये अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। इंटरनल रेजोनेंस में बिजी है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इंटरनली इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये बेसिकली कॉन्जुगेटेड सिस्टम में से पाई इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सट्रैक्ट करेगा, तो इसका -m क्या हो जाएगा? कम। और इस तरीके से भी देख सकते हैं जब ये नेगेटिव यहाँ पे इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो बेसिकली ये रेजोनेंस करना चाहता है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन के लॉन पेयर है ये इसको डिस्टर्ब करेंगे। लॉन पेयर ने अगर सी डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस कर लिया तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन आ जाएगा? ए और सी में सी। एग्जैक्टली सेम है, बी और डी में ज्यादा एसिडिक कौन आ जाएगा? बी, क्योंकि बी के केस में बी और डी में ज्यादा कौन आ जाएगा? डी ज्यादा होगा और बी कम होगा, क्योंकि बी इधर प्रेजेंट है, इधर सी डबल बॉन्ड हो है। सी डबल बॉन्ड हो मतलब कीटो ग्रुप का ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा होता है। यही हमने एस्टेब्लिश कर रखा है और यही जीओसी में हमने याद भी किया था कि कीटो का -m ज्यादा होता है, एस्टर का -m कम होता है। तो आपने बेसिकली ABCD में एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर एस्टेब्लिश कर लिया। अब उसके बाद ये ऑप्शन आप खुद चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है।
9 क्वेश्चन में एक कंपाउंड का दो ज्योमेट्रिकल फॉर्म हमें दे रखा है, एक है सिस दूसरा है ट्रांस। तो इन दोनों फॉर्म्स में गिवन प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन आपको करना है। गिवन प्रॉपर्टीज में क्या है, डाइपोल मूवमेंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबिलिटी आपको कंपेयर करना है, पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट वाटर दे रखा है, और मेल्टिंग पॉइंट। इन चारों प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तब भी करते हैं, लेकिन उसके पहले भी हम चाहें तो ये कंपैरिजन कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन अगर आप करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट का और सॉल्युबिलिटी का कंपैरिजन अपने आप ही आ जाएगा। बताइए, किसी मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल का अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो इन मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही आएगा। तो बेसिकली आपको डाइपोल मूवमेंट देखना है, उसके बाद मॉलिक्यूल्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे बेसिकली ज्यादा आएगा। और सेकंड क्या देख सकते हैं, वाटर सॉल्युबिलिटी। अब वाटर क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है, पोलर में कौन डिसोल्व होगा, पोलर कंपाउंड। तो बेसिकली डाइपोल मोमेंट अगर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल की पोलैरिटी ज्यादा होगी, पोलैरिटी ज्यादा होगी तो पोलर सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट। केवल यहां पे एमपीटी मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन आपको देखना है, और मेल्टिंग पॉइंट का जो कंपैरिजन है सिस और ट्रांस में वो डाइपोल मोमेंट से नहीं आता है। मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन कुछ इस तरीके से आता है, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग एफिशिएंसी। मॉलिक्यूल जितना क्लोजली पैक्ड होंगे, जैसे मान लो कि इस तरीके से मॉलिक्यूल में जितना क्लोज पैकिंग होगा, इस क्लोज पैकिंग को डिस्टर्ब करना उतना ही मुश्किल है। इस क्लोज पैकिंग को अगर आप थोड़ा बहुत ओपन करोगे तो टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर बहुत ज्यादा कब देना पड़ सकता है, जब ये पैकिंग बहुत ही अच्छा हो, पैकिंग बहुत ही क्लोज हो, तो टेम्परेचर देने के बाद ही इसको बेसिकली मेल्टिंग सिचुएशन में ले जाया जा सकता है। तो क्लोज पैकिंग होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, और क्लोज पैकिंग या पैकिंग एफिशिएंसी सिस और ट्रांस में केवल एक ही तरीके से आती है। ट्रांस का जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो हमेशा सिस से ज्यादा होता है, तो ट्रांस और सिस में डाइपोल मूवमेंट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी मेल्टिंग पॉइंट के केस में। लेकिन डाइपोल मूवमेंट को कैलकुलेट करने के बाद आप बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर जरूर बता सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ये ट्रांस फॉर्म है और ये सिस फॉर्म है, तो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा या सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, यहां से जो रिजल्ट आएगा उसको याद नहीं करना है। सिस और ट्रांस में से किसी का भी डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड पे ग्रुप कौन सा अटैच कर रखे हैं। ये ग्रुप बेसिकली प्लस आई लगाते हैं या माइनस आई लगाते हैं, इसी पे डिपेंड करेगा कि ट्रांस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा या सिस का। यहां से कोई थ्योरी आपको याद नहीं करनी है। तो COOH का क्या लगता है, माइनस आई, COOH का क्या लगता है, माइनस आई। तो इस तरीके से डाइपोल का डायरेक्शन आएगा, कैंसिल आउट करने के बाद इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ पे बेसिकली जीरो आएगा। हाइड्रोजन पे आपको ध्यान नहीं देना है, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट कितना कंसिडर किया जाता है, जीरो। यहाँ पे इसके डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे होगी, माइनस आई लग रहा है, इसके डाइपोल का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो आएगा और इसी डायरेक्शन में आएगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, सिस का। यहाँ किसका ज्यादा दे रखा है, ट्रांस का। ए ऑप्शन हो गया गलत। अब बी पे आते हैं, ये सारे ऑप्शन इसी तरीके से दे रखे हैं। CH3 का क्या लगता है, प्लस आई, Cl का क्या लगता है, माइनस आई। तो इधर डाइपोल का डायरेक्शन ऐसा होगा, इधर डाइपोल का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो नेट इधर आएगा, फाइनाइट आएगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो। सिमिलरली प्लस आई लगेगा तो इसका ऐसा होगा, माइनस आई लगेगा तो Cl की तरफ होगा। तो यहाँ पे बेसिकली ऐड हो रहा है 0 डिग्री के एंगल पे, तो यहाँ पे भी डज नॉट इक्वल टू जीरो डाइपोल मूवमेंट, और डाइपोल मूवमेंट का वैल्यू बेसिकली ज्यादा आएगा क्योंकि वेक्टर एडिशन में दोनों वेक्टर 0 डिग्री पे एक ही डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ किसका ज्यादा आएगा, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म, और ये क्या हो गया, सिस। सेकंड क्वेश्चन में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, ट्रांसफॉर्म का, और फर्स्ट क्वेश्चन में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, सिस फॉर्म का। तो यही मैंने बताया कि सिस और ट्रांस किसी का भी डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड पे कौन से ग्रुप हमने अटैच कर रखे हैं। तो पहला तो गलत हो गया था। अब सेकंड में इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो इसी का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, तो ये भी गलत हो गया। सी पे आ जाते हैं, क्या लगेगा, इसका प्लस आई, इसका माइनस आई। डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में आ रहा है तो वेक्टर एडिशन के बाद ये बेसिकली फाइनाइट आएगा और बहुत ज्यादा वैल्यू भी आएगी। ये क्या है अपने पास, ट्रांस, ये सिस होगा यहाँ पे, COOH। इसका क्या लगेगा, माइनस आई, इसका क्या लगेगा, प्लस आई।
तो बेसिकली किसी पर्टिकुलर एंगल पे ऐड होंगे तो यहाँ पे जो वेक्टर सम करने के बाद वैल्यू आएगा वो वैल्यू फर्स्ट के कंपैरिजन में कम होगा। तो यहाँ फर्स्ट का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो उसी का सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ज्यादा पोलैरिटी होगा, और पोलैरिटी अगर ज्यादा है तो पोलर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होगा, और सॉल्युबिलिटी इन वाटर यही आपसे पूछा है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट दे रखा है। डी ऑप्शन आप देख लीजिए, डी ऑप्शन बहुत ईजी होता है। डी ऑप्शन में मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन करना है, और मेल्टिंग पॉइंट केवल एक ही बात पर डिपेंड करता है, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी हमेशा किसका ज्यादा होता है? ट्रांस का। तो ये बेसिकली ट्रांस है और वो सिस है, तो ट्रांस का ही मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे ज्यादा दे रखा है, तो डी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। टोटल 9 या 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 10th क्वेश्चन है ये बेसिकली बहुत इजी है। इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर आपको दे रखा है। सोडियम स्टेनाइट, SN किसका भाई होता है? कार्बन का। कार्बन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? +4। लोअर क्या होती है? +2। तो +4 में होता तो स्टेनाइट बोलते हैं, और +2 में होगा तो स्टेनाइट बोलेंगे। तो ये ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है? Na2SnO2। SN किस में? +2 में, तो स्टेनाइट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। और ये बेसिकली किससे बना होगा? स्टेनस एसिड से। और अगर ये स्टेनिक एसिड से बनता तो उसको स्टेनाइट बोलते हैं। तो ये ए ऑप्शन तो सही दे रखा है। बी, सी और डी। बी ऑप्शन में क्या दे रखा है? पोटेशियम मैग्नेट, K2MnO4। बिल्कुल सही बात है, पोटेशियम मैग्नेट होता है। MnO4 2- ये मैग्नेट आयन होता है, और MnO4- मतलब कि K+MnO4, इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट। तो बी ऑप्शन भी सही है। सोडियम प्लम्बाइट, Na2PbO3। तो यहाँ क्या प्रेजेंट है? Na+PbO3 2-। Pb किस में? +4 में प्रेजेंट है, और Pb भी किसका भाई है? कार्बन का ही भाई है। +4 में प्रेजेंट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका नाम प्लम्बाइट नहीं होना चाहिए, प्लम्बेट होना चाहिए। सी ऑप्शन गलत हो गया। डी आप देखिए, सोडियम मेटाफॉस्फेट, फॉर्मूला आपको दे रखा है मेटाफॉस्फेट NaPO3, और ये बेसिकली एम्पेरिकल फॉर्मूला है। आपको बताइए कि मेटाफॉस्फेट मतलब कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है, और ये मेटाफॉस्फेट टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है ये काफी लंबी चौड़ी स्ट्रक्चर होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। इसमें जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है इसका एक ही यूनिट नहीं होता है, बहुत ज्यादा यूनिट होता है, जैसे कि 3 यूनिट हो गया, 6 यूनिट हो गया, 9 यूनिट हो गया, 12 यूनिट हो गया। लेकिन फिलहाल आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला ही दे रखा है। जैसे मान लो कि इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na6PO3 होल 6। इसको अभी भी आप क्या बोलोगे? सोडियम मेटाफॉस्फेट ही बोलोगे। और सोडियम मेटाफॉस्फेट होगा या नहीं होगा अभी वो चेक कर लेते हैं एक बार। बताइए, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? S3PO4। इसके एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल अगर हम रिमूव कर दें तो वहां से कौन सी फॉर्म बनती है? मेटा फॉर्म। उसको क्या बोलेंगे? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और अभी फिलहाल एम्पेरिकल फॉर्मूला ही होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा? HPO3। ये एसिडिक प्रोटॉन है, एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेंगे। अच्छा, इसको क्या बोलोगे? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अगर यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल में से 6 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हेक्सा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और हेक्सा मेटाफॉस्फोरिक एसिड में 6 एसिडिक प्रोटॉन होते हैं। सारा एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद क्या बनता है? हेक्सा मेटाफॉस्फेट। फिलहाल एम्पेरिकल फॉर्मूला ही दे रखा है। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड में से H+ अगर रिमूव कर देंगे तो क्या बनेगा? मेटाफॉस्फेट आयन। मेटाफॉस्फेट आयन फॉर्मूला क्या होगा? PO3-। तो ये एकदम सही दे रखा है। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम मेटाफॉस्फेट। डी ऑप्शन भी यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है और बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। sp3d स्ट्रक्चर में कौन से d ऑर्बिटल यूज करते हैं, या sp3d2 स्ट्रक्चर में कौन से d ऑर्बिटल यूज होते हैं? तो ये तो बेसिकली आपको पता ही है, ये तो 5 सेकंड में आप बता सकते हो, क्योंकि sp3d में और sp3d2 में कौन से d ऑर्बिटल हमें यूज करना होता है ये थ्योरी हम क्लास में ही कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51, पैसेज में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, आपको सीधा 51 क्वेश्चन पढ़ना है और इसका आंसर बताना है। sp3d, तो sp3d कैसा होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आप बनाओ
तो इस तरीके से बनता है कुछ। 5 सिग्मा बॉन्ड बनाना है आपको, तो 5 हेड ऑन ओवरलैपिंग चाहिए। तो बताइए ये ज्योमेट्री किस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं। एस ऑर्बिटल तो कैसा होता है, स्फेरिकल, उसमें किसी भी इंटरमोलिकुलर एक्सिस से अटैक करो, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। तो ये जो इक्वेटोरियल है, इस इक्वेटोरियल में बेसिकली एक एस ऑर्बिटल हो सकता है, और अगर आप इसको एक्स वाई एक्सिस मानो तो एक क्या हो सकता है, पी एक्स और पी वाई। सिमिलरली ये जेड एक्सिस हो जाएगा। जेड एक्सिस में अब ऐसा ऑर्बिटल ढूंढो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के अलोंग हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के अलोंग होगा तभी एक्सिस के अलोंग कोई ऑर्बिटल आएगा तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा तभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और तभी ये 5 बॉन्ड हम बना सकते हैं। तो बताइए एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है, पी जेड में तो होता ही है। पी एक्स और पी वाई और पी जेड में तो एक्सिस के अलोंग ही होता है, और जेड डी जेड स्क्वायर एक ऑर्बिटल होता है, इसमें भी एक्सिस के अलोंग ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। ये कुछ ऐसा शक्ल होता है डी जेड स्क्वायर का। तो बेसिकली आपको क्या पता चल गया कि डी जेड स्क्वायर sp3d में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 52 या 12th क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हो। FeCN6 3- इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, और कौन सा डी ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करता है लेकिन SF4 में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगा, आप पता कर लेना। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। तो sp3d2 भी आ सकता है, d2sp3 भी आ सकता है, d2sp3 ही आएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ पे लगा रखा है। और SF4 में फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 4 सिंगल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन चले गए सल्फर के। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 6, तो एक लोन पेयर बच गया, sp3d होगा। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सा डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है जो इसमें नहीं कर सकता। तो d2sp3 कैसा होता है, इस तरीके से होता है ऑक्टाहेड्रल। 4 एटम कहाँ होते हैं, प्लेन में होते हैं, 2 एटम प्लेन से ऊपर और प्लेन से नीचे होते हैं। तो इस प्लेन में कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है जो सिग्मा बॉन्ड बना सकता है हेड ऑन ओवरलैपिंग के लिए, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। तो एक एस ऑर्बिटल हो गया, एक पी एक्स हो गया, एक पी वाई हो गया। एक्स वाई एक्सिस आपने लिया है तो ये कौन सा होगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, एक्सिस के अलोंग। तो एक्सिस के अलोंग अगर कोई एटम आएगा तो वो एटम इससे कौन सा बॉन्ड बना सकता है, सिग्मा। 4 सिग्मा बॉन्ड तो आपको इस प्लेन में बनाना है, और 2 सिग्मा बॉन्ड प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे बनाना है। तो z एक्सिस में कौन होता है, pz होता है, और dz स्क्वायर होता है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के अलोंग ही होता है। तो कौन सा डी ऑर्बिटल यूज करते हैं, dz स्क्वायर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। sp3d में कौन सा यूज होता है, dz स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ ऐसा कौन सा डी ऑर्बिटल यूज किया है जो sp3d में नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। काफी इजी क्वेश्चन थे ये, तो इनसे तो आपके सीधे मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, कोई टाइम यहाँ पे खर्च नहीं करना पड़ा, और बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आ गए। अगेन इधर भी कुछ नहीं है पैसेज में, तो सीधा आप क्वेश्चन देखिए। पैरामैग्नेटिक इनर ऑर्बिटल, ये आपको बताना है। पैरामैग्नेटिक इनर ऑर्बिटल मतलब पेरिक होना चाहिए, और ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, FeCN6 4-। सिमिलरली COCl4 2-, CuNH3 होल 4 2+। ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है, थर्ड वाला। और FeCO6, तो ये तो बहुत इजीली आ जाएगा। पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। इनर डी ऑर्बिटल आपको यूज करने तो पेयरिंग तो करवाना पड़ेगा। पेयरिंग करवाने के बाद इनर डी ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं, उन डी ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, Fe2+, तो ये कितना होता है, 4s0 हो जाएगा इसमें। तो 3d6 4s0 4p0 4d0। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये तो पेयरिंग तो करवा देगा, और पेयरिंग करवाने के बाद इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो बनेगा लेकिन पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। 6 1 2 3 4 5 6, ये 3d की बात हो गई। 4s खाली है, 4p खाली है, 4d खाली है। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, d2sp3, 2d अंदर से यूज हो जाएंगे 3d के, यहां से एक s हो गया, यहां से 3p हो गया। ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा लेकिन डायमैग्नेटिक होगा। COCl, Cl कैसा, वीक फील्ड,
और वीक फील्ड तो पेयरिंग करवा ही नहीं सकता, पेयरिंग नहीं करवा सकता तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आएगा। ये भी हटाओ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पे आप देखना, कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोटिस करो। कॉपर 2+ में है तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 4s0, हाँ 3d9 4s0 4p0 4d0। अब 3d9 को मैं पहले सिंपल तरीके से बना देता हूं, ऐसे ही कोई स्प्लिटिंग नहीं करी है। 1 2 3 4 5 और NS3 स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करवाएगा 1 2 3 4। अब 3d9 में ये इनर डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, आपको कंप्लीटली अनफिल्ड ऑर्बिटल चाहिए होता है, उसी से हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बेसिकली डी ऑर्बिटल कैसा चाहिए होता है, खाली हाफ फील्ड से आपको काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या लगता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, sp3। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 ऑर्बिटल आपको यूज करना है, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 ही होता है। और उसका एक रीजन है, कभी भी अगर आपके पास 3d9 का सिचुएशन हो और 3d9 की सिचुएशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आपको रखना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। वो किस तरीके से होता है कि एक ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेसिकली आगे माइग्रेट कर जाता है। आगे अगर ये माइग्रेट करेगा तो यहां से ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, ऑर्बिटल खाली हो जाएगा तो इनर डी ऑर्बिटल आप यूज कर सकते हो। 4s में से 1 आएगा, 3d में से 1 ऑर्बिटल आएगा, 4p में से 2 ऑर्बिटल आ सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, dsp2 स्क्वायर प्लेनर। इनर ऑर्बिटल यूज किया है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आप इसको बोलोगे, और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक भी है। तो थर्ड आंसर हो गया। ये हमेशा याद रखना कि 3d9 अगर सिचुएशन आपको दे रखा है और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स केवल कब बन सकता है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड का प्रेजेंस हो। तो 3d9 में आपको क्या लगता है कि इनर ऑर्बिटल कंप्लीटली खाली नहीं है, कंप्लीटली खाली नहीं है तो sp3 कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ सकता है जब वीक फील्ड यहाँ पे लिगेंड हो, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बेसिकली आगे शिफ्ट कर देता है। इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और पैरामैग्नेटिक है। लास्ट क्या दे रखा है, FeCO6। अब ये भी देख लेते हैं, FeCO6, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो लग तो नहीं रहा है कि ये पैरामैग्नेटिक आएगा, पेयरिंग करवा देगा तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आएगा FeCO6। तो Fe बेसिकली किसमें, 0 में। तो क्या लिखेंगे, 3d6 है, 4s2 है, 4p0 है, 4d0 है। पहले ये s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है ये d की तरफ जाएंगे ताकि इनर शेल को हम कंप्लीटली फिल करें, और आउटर शेल में जो खाली ऑर्बिटल होंगे वहीं से ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में यूज करेंगे। तो ये 3d8 हो गया, हाँ 4s हो गया, 4p हो गया, 4d0 हो गया। FeCO5 दे रखा है, सॉरी 3d8 हो गया। अब 5 में आपको स्प्लिटिंग मत दिखाओ, वैसे ही आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होता है, लेकिन पेयरिंग मैंने करवा दिया तो 2d ऑर्बिटल खाली है। 4s से 1 आ जाएगा, 3d से 2 आ जाएंगे, 4p से कितने आ जाएंगे, 2 हो गए 5। तो ये कितना हो गया, d2sp, एक ही खाली है बेसिकली। तो यहां से एक ऑर्बिटल आएगा, p से कितने आएंगे, 3, तो ये कितना हो जाएगा, dsp3। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल है, लेकिन 3d8 में सारे इलेक्ट्रॉन इसने पेयर करवा दिए। CO बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। तो ये ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट पैसेज केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर बेस्ड है। इस पैसेज में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कुछ थ्योरी दे रखा है, और इस थ्योरी में एक बहुत ही यूजफुल पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉन्ड एनर्जी है वो बेसिकली 8 to 42 किलो जूल पर मोल के बीच में हो सकता है। और इन मॉलिक्यूल के बीच में अगर कोई भी इंटरेक्शन प्रेजेंट है और इन इंटरेक्शन का बॉन्ड एनर्जी 8 किलो जूल पर मोल से अगर कम है तो वो बेसिकली वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस की बात होगी, और 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की बात होगी। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में कौन आता है, जैसे कोवलेंट बॉन्ड हो गया, मेटालिक बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी है वो 8
टू 42 किलो जूल पर मोल में होगा। अब इसके लिए दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, व्हाट फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ HCl। तो HCl के दो मॉलिक्यूल आप बना लो। अब यहाँ पे देख लो कि क्या इंटरेक्शन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन क्लोरीन से प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बेसिकली H बॉन्डिंग तो होता नहीं है। डाइपोल मोमेंट कितना है, फाइनाइट है। डाइपोल मोमेंट यहाँ पे भी फाइनाइट है, तो कौन सा इंटरेक्शन प्रेजेंट है, डाइपोल डाइपोल। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट है, तो बॉन्ड एनर्जी बेसिकली कितना होना चाहिए, 8 to 42 किलो जूल पर मोल से कम, क्योंकि ये किसके लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो पहला ऑप्शन देखिए, इंटरेक्शन फोर्सेस हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन 8 किलो जूल पर मोल, गलत। वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिल्कुल सही। वीक आयन डाइपोल इंटरेक्शन गलत है बेटा। आयन डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं, किससे स्ट्रॉन्ग होते हैं, H बॉन्डिंग से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बेसिकली वीक नहीं होते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन, H बॉन्डिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और हमें यह भी पता है कि HCl में कहीं पे भी आयन डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा आ गया, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच इंटरेक्शन हैज एनर्जी बिटवीन 8 to 42 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब H बॉन्डिंग की बात है। तो सीधा आपको ये देखना है कि H बॉन्डिंग कहाँ प्रेजेंट है। H बॉन्डिंग से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, H बॉन्डिंग से कम भी नहीं होना चाहिए। ये क्या आ गया अपने पास, आयन। और CCl4 का डाइपोल मोमेंट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो जीरो होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल का जो इंटरेक्शन है वो बेसिकली कम होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटरेक्शन ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में या इन स्पीशीज के बीच में एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा, 8 किलो जूल पर मोल से कम आएगा। ये नहीं हो सकता। ये अपने पास क्या हो गया, आयन डाइपोल। आयन डाइपोल तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो यहाँ जो इंटरेक्शन है उसका वैल्यू 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा आएगा। ये भी नहीं हो सकता। डाइपोल मोमेंट जीरो है, और डाइपोल मोमेंट इसका भी जीरो है। C6H6 बेंजीन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। दोनों जगह डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। उसको क्या बोलते हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। और लंडन डिस्पर्शन फोर्स तो वीकेस्ट फोर्स है, ये भी नहीं होगा। H2 और HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा। हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से, तो इसके ऊपर सफिशिएंट पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। और ऑक्सीजन के लॉन पेयर के साथ जब ये इंटरेक्शन करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, H बॉन्डिंग। और H बॉन्डिंग का जो इंटरेक्शन होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी 8 to 42 किलो जूल पर मोल के बीच में होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, केवल आपको वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और H बॉन्डिंग के बारे में पता होना चाहिए था। और एक नया पॉइंट आपको क्या पता चल गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो इंटरेक्शन है इसकी बॉन्ड एनर्जी 8 to 42 किलो जूल पर मोल के बीच में होती है। 42 किलो जूल पर मोल से अगर ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की बात है, और 8 किलो जूल पर मोल से कम होगा तो वीक फोर्सेस की बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 17 और 18 पीकेबी का ऑर्डर आपको बताना है। तो ये तो बहुत इजी है। पीकेबी तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात होगी। चारों ऑप्शन अभी लिखूंगा मैं। बेसिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगा तो केबी का वैल्यू ज्यादा होगा, पीकेबी का वैल्यू कम होगा। अब यहां पे क्या दे रखा है, NH2OH। सेकंड पे कौन है, NH2। थर्ड पे कौन है, H2O। और फोर्थ पे कौन है, NH3। तो H2O तो सबसे कम बेसिक होगा, ये तो इजीली आ गया। बेसिक स्ट्रेंथ कितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट अच्छे से कौन कर सकता है, नाइट्रोजन एटम, क्योंकि नाइट्रोजन एटम का जो लॉन पेयर है या नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो कम है, ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। तो ऑक्सीजन एटम अपने लॉन पेयर को अपने पास ही रखेगा, डोनेटिंग टेंडेंसी इसकी कम होगी। नाइट्रोजन एटम का जो लॉन पेयर है वो इजीली डोनेट हो सकता है। और वैसे भी हमें पता है कि वाटर बेसिक नहीं होता है, अमाइंस बेसिक होते हैं। तो ये जो अमाइंस है ये ज्यादा बेसिक है, 1, 2, 4 इनकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और थर्ड में वाटर दे रखा है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। अब 1, 2, 4 में आते हैं। यहाँ OH का -I लग रहा है, जितना ज्यादा -I होगा बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। -I होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम्स है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम। यहां से बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना कम होगा ये आगे फर्दर डोनेट कम करेगा, फर्दर डोनेट कम करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है, ये हमें ऑलरेडी पता भी था।
OH का माइनस आई ज्यादा होता है, NH2 का माइनस आई कम होता है, और यहाँ बेसिकली क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का ना तो माइनस आई होता है ना प्लस आई होता है, तो यहाँ पे परफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये कंप्लीटली इसको डोनेट कर सकता है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो 4 आ गया। इसका माइनस आई ज्यादा है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, तो सेकंड आ जाएगा, फिर फर्स्ट आ जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो यही Kb का ऑर्डर भी होगा, और Pkb का ऑर्डर इसका जस्ट ऑपोजिट आएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें बेसिक स्ट्रेंथ या बॉन्ड लेंथ के लिए भी दे रखा है। इस क्वेश्चन में आप देखना, क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन है ये। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी है, और Pkb का ऑर्डर भी है, तो चारों ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे। ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है, NH2 लगा रखा है, इसको बोल दिया A। अब थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है बेसिकली, कहीं पे रेजोनेंस ज्यादा है लॉन पेयर का, कहीं पे रेजोनेंस कम है, और उसी से आपको बेसिक स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा। A B C D, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ABC। CN बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है ABC, CN बॉन्ड लेंथ। सिमिलरली कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी बॉन्ड लेंथ ऑर्डर है ABC, ये भी बॉन्ड लेंथ है। और डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, PKB, PKB का ऑर्डर है CBA। तो ए ऑप्शन अगर आपने निकाल लिया तो डी ऑप्शन तो अपने आप ही आ जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ और Pkb में क्या रिलेशनशिप है वो हमें पता है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन सा लॉन पेयर ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है। जितना ज्यादा लॉन पेयर रेजोनेंस करेगा उतना ज्यादा डीलोकलाइज्ड होगा, और डीलोकलाइज्ड लॉन पेयर का बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कब हो सकता है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम के ऊपर लॉन पेयर रहे, तब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम के ऊपर लॉन पेयर रेजोनेंस करके पूरे सिस्टम पे डिस्पर्स हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस कहाँ है लॉन पेयर का, ये बेसिकली C में है, फिर B में है, फिर A में है। C में ये लॉन पेयर का रेजोनेंस कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के साथ तो है ही सही, और C डबल बॉन्ड हो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम के साथ भी है, तो ये रेजोनेंस करके बेसिकली ऑक्सीजन एटम के ऊपर जाएगा। ऑक्सीजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, C डबल बॉन्डो का माइनस M बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पूरे कंप्लीट मॉलिक्यूल में रेजोनेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे इससे थोड़ा कम है, 2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, और यहाँ पे लॉन पेयर का रेजोनेंस सबसे कम है क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा लॉन पेयर का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ही कम। तो बेसिक स्ट्रेंथ कम किसका होगा, C का, उससे ज्यादा किसका होगा, B का, उससे ज्यादा किसका होगा, A का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ABC, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर A का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसका KB का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा, और PKB का वैल्यू क्या होगा, कम। तो A का PKB का वैल्यू कम है, B का ज्यादा है, C का PKB का वैल्यू और ज्यादा है, ये भी सही हो गया। अब B और C पे आते हैं। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा डबल में कन्वर्ट होगा, और डबल में कन्वर्ट होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका इंक्रीज होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। तो रेजोनेंस अगर ज्यादा है तो कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। तो बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा कहां आएगा, जहां रेजोनेंस ज्यादा है। रेजोनेंस कहां ज्यादा है, थर्ड में, तो ये आ जाएगा CBA। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, CBA। ए के केस में यहां बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही सबसे ज्यादा होगा, तो A में CN बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे आते हैं। इस पे बताइए, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, ये सब इंस्टेंटली आप बना सकते हो, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड किसकी तरफ जाता है, सिंगल बॉन्ड की तरफ। तो बेसिकली इसका बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस होता है और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम कहां आएगा, जहां पे रेजोनेंस ज्यादा है। तो रेजोनेंस ज्यादा कहां है, C में, तो C में बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम आएगा, उससे ज्यादा B में आएगा, उससे ज्यादा A में आएगा। A में अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ बेसिकली क्या होगा, कम होगा। तो C में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा आएगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं हम।
तो ए में बेसिकली कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा आएगा, तो सी ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सॉरी, ए में सबसे कम आएगा या ए में सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली बॉन्ड लेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। बेसिक स्ट्रेंथ तो सिंपली किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनर एटम। तो डोनर एटम से अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके भाग रहा है तो डोनर एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, कम। और बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, रेजोनेंस से। सिंपली आप देखा करो कि सिंगल बॉन्ड है अगर ऐसे और आप बोले कि रेजोनेंस ज्यादा है, तो सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड की तरफ जाता है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है। इस तरीके से आप फाइंड आउट करो। सिमिलरली अगर डबल बॉन्ड की बात करें और आप बोलो कि रेजोनेंस ज्यादा है, तो रेजोनेंस ज्यादा होगा तो उसका डबल बॉन्ड से कहा जाएगा सिंगल बॉन्ड की तरफ। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। इस तरीके से आप ये रिलेशनशिप फाइंड आउट करके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो और कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर कर सकते हो। ये सारे पेपर का डिस्कशन हमने कर लिया।